नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आपका। कल हमने प्रश्नावली के जो पिछले सारे उदाहरण हैं उनके आगे आगे क्रम में हम बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली के गुण और दोषों की यहाँ व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नावली के गुण और दोष की व्याख्या करने का कारण क्या है कि जब अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करने के लिए जब प्रश्नावली बनाकर डाक द्वारा भेजी जाती है तो उसमें एक फायदा तो ये है, एक लाभ तो यह होता ही है कि एक व्यापक क्षेत्र में, बिखरे हुए क्षेत्र में व्यक्तियों से तथ्य संकलन करने की एक सरल विधि तो है ही, इसके कुछ गुण भी हैं, इससे कुछ लाभ भी हैं, तो इसके विपरीत इसकी कुछ कार्य की सीमाएं भी हैं। कार्य की सीमाएं होने के कारण मतलब कुछ ऐसी कारण भी हैं जिनके कारण इसमें ये पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो भी थोड़ी सी समस्या बनी रहती है। तो आज हम बात करेंगे उनके पहले गुण की और लाभ की और फिर इसके दोष और सीमाएं की। तो प्रश्नावली के अध्ययन में सबसे पहले जो बिंदु आता है वो है विस्तृत एवं बिखरी हुई जनसंख्या का अध्ययन। अर्थात इसका एक फायदा और एक गुण यह भी है प्रश्नावली का कि जब डाक से माध्यम से उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए जब प्रश्नावली भेजी जाती है तो यह क्या है, इसका एक फायदा ये भी है कि विस्तृत क्षेत्र में, बहुत दूर दूर एरिया में भी यदि हमें किसी जनसंख्या से कुछ उत्तर प्राप्त करना हो और उसके सामने यदि साक्षात्कार संभव न हो तो इस दोष को दूर करने के लिए भी, उसका तथ्य संकलन के लिए हमें ये बहुत सुविधाजनक और एक इसका बहुत अच्छा गुण है कि हमें सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बहुत आसान प्रविधि होती है। दूसरी बात यह कि कम से कम व्यय, तो कम से कम व्यय का अर्थ इसमें क्या है कि मान लीजिए यदि किसी उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को एक बिखरे हुए क्षेत्र में जाना पड़े तो बार बार उसका आने जाने में जो व्यय लगने वाला है उससे भी सुविधा हो सकती है, उसकी बचत हो सकती है जाने आने की सुविधा में। तो केवल यहाँ जो खर्च होगा, जो व्यय होगा वो केवल डाक द्वारा उसको प्रेषित करने की जो प्रश्नावली है उसी का उसको खर्च लगेगा। तीसरी बात करेंगे सूचना प्राप्ति की पुनरावृत्ति की सहज संभावना। इसके अंतर्गत क्या है कि इस पद्धति के द्वारा कम से कम एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव होता है। मान लीजिए एक बार प्रश्नावली बना करके भेजी और कुछ और जानकारी प्राप्त करना हो तो फिर उसके लिए वापस से फिर एक प्रश्नावली भेज करके दूसरे उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, या फिर मान लीजिए पहली बार सूचना प्राप्त नहीं हुई हो तो दूसरी बार उसके लिए फिर उसी प्रश्नावली को पुनरावृत्ति करके भेजा जाए तो भी उत्तर की संभावना मिलती है। तो यह भी एक इसका गुण है और प्रश्नावली का इससे लाभ है। चौथे बिंदु की बात करें तो तथ्य संकलन में शीघ्रता। चूंकि यदि 100 या 1000 लोगों का अध्ययन करना है तो एक एक के पास अलग अलग जाने से ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें तथ्य संकलन में क्या होगा कि सामाजिक अनुसंधान की जो अन्य विधियां हैं उसकी तुलना में प्रश्नावली बहुत कम समय लेती है, क्योंकि एक साथ जो सभी को डाक द्वारा प्रश्नावली प्रेषित करने के कारण कम से कम 20-25 दिन के अंतराल पर सभी उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। पांचवा बिंदु आता है सुगमता। तो प्रश्नावली में जो उत्तर देने की जो प्रणाली है उसमें उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके सामने ही उत्तर है, उन्हीं में से किसी एक उत्तर को चुन करके आंसर देना होता है। तो इसलिए भी उत्तरदाता को केवल टिक लगा करके उत्तर देना होता है। तो यह भी एक सुगम साधन है तथ्य संकलन का। तो यह भी प्रश्नावली के गुणों में इसको शामिल किया जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे प्रश्नावली
लाभदायक तो है, पर कहीं ना कहीं उसकी कुछ सीमाएं भी हैं कार्य की, इसलिए भी हमें ये शोधकर्ता को थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या कारण है? पहले कारण की हम बात करें तो उसमें क्या है, उत्तर पाने की समस्या। उत्तर पाने की क्या समस्या रह सकती है कि चूंकि अधिकांश लोग प्रश्नावली को क्या है, उसको समय का अपव्यय समझ करके, ऐसे ही उसको व्यर्थ समझ करके उत्तर नहीं देते, या कई बार आलस्य के कारण भी उत्तरदाताओं से उत्तर देख करके और नहीं भरकर प्रेषित नहीं करता। तो इसलिए भी प्रश्नावली की ये जो दोष है, इस कारण से भी तथ्य संकलन में समस्या आती है। दूसरा है अपूर्व सूचनाओं की संभावना। अपूर्व सूचनाएं क्या कि कई बार प्रश्नावली मान लीजिए 100 या 200 प्रश्न है, तो उत्तरदाता आलस के कारण या उसे कुछ समझ में नहीं आने के कारण वो 100 में से कम 10-15 या जो उसकी मर्जी हो उतने ही उत्तरों को भर करके वह भेज देता है। तो इससे जो जानकारी प्राप्त होती है, जो तथ्य संकलन होती है, वो पूर्व नहीं हो पाते, केवल अधूरे ही हमें सूचनाओं की संभावनाएं मिल सकती है। तो यहाँ भी यह प्रश्नावली के दोष की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरी बात करें हम गहन अध्ययन में अनुपयुक्त, तो गहन अध्ययन में अनुपयुक्त क्यों होगा कि साक्षात्कार की अनुपस्थिति रहती है, जब उत्तरदाता के सामने उपस्थित नहीं रहता तो प्रश्न के समझाने के कारण उसमें क्या है, प्रश्नों की जो गंभीरता है वह उसमें नहीं आ पाती। इस कारण से भी जो उसकी अध्ययन है वो गहन न होकर के केवल एक सामान्य अध्ययन हो जाता है, इस कारण से भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। चौथी बात करें निरीक्षण का अभाव। कई बार क्या होता है कि उत्तरदाता के सामने अनुसंधानकर्ता नहीं होता, तो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से न उपस्थित होने के कारण जिन परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है, उन परिस्थितियों के सामने प्रत्यक्ष न होने के कारण उसका निरीक्षण भी नहीं हो पाता। और कई बार क्या होता है कि यदि निरीक्षण करके आमने सामने हो तो निरीक्षण करके भी उत्तरों को प्राप्त किया जा सकता है, पर चूंकि प्रश्नावली में आमने सामने प्रत्यक्ष संबंध न होने से निरीक्षण या अवलोकन का अभाव रहता है, इस कारण से भी सूचनाओं में या तथ्य प्राप्त करने में जो संभावनाएं रहती हैं वो मुश्किल पैदा करती हैं। तो आज हमने यहाँ पे प्रश्नावली के गुण एवं दोष, इनके 5-4 बिंदुओं पर हमने बात की, और फिर अगली कक्षा में अगली टॉपिक पर लेकर के आते हैं। इसी प्रकार से आगे अनुसूची क्या है, इससे संबंधित आपकी कक्षा में टॉपिक लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।